गरीब सहेली के घर दिवाली पर आई दो अमीर सहेलियां। ये गेहूं के बोरे तो काफी भारी हैं। अरे बहू तू आ गई, आज तो तुझे आने में बहुत देरी हो गई। हाँ माँ जी, ये गेहूं की बोरी बहुत भारी है, बड़ी मुश्किल से इसे पैदल पैदल लेकर आ रही हूँ। बहू बोरी भारी नहीं, हमारे शरीर कमजोर हो गए और होंगे भी क्यों नहीं। खाने को कुछ ढंग से मिलेगा तभी तो शरीर में ताकत आएगी। अरे आप आ गए, आज तो आप बड़ी जल्दी आ गए। क्या करूं मानसी, आज भी एक भी आइसक्रीम नहीं बिकी। ठंड का मौसम शुरू होने वाला है, ऐसे मौसम में कौन ही आइसक्रीम खरीदता है। मगर ऐसा ही रहा तो घर का गुजारा कैसे चलेगा। 4 महीनों से घर का किराया नहीं दिया है और ऊपर से अगले महीने दिवाली है। अब तो बस ऊपर वाला ही मालिक है। मानसी अपने गरीब ससुराल में अपने पति उज्जवल और सास समानता के साथ रहती थी। मानसी का पति उज्जवल आइसक्रीम बेचने का काम करता था, लेकिन आ रही ठंड की वजह से अब उज्जवल का काम कुछ ज्यादा ठीक नहीं चल रहा था, जिसके चलते घर में परेशानी का माहौल छा जाता है। अरे माँ जी, ये क्या, आज आप इतनी सुबह सुबह घर की सफाई कर रही हो? अरे बहू, क्या तू भूल गई, 2 हफ्ते बाद दिवाली है, इसलिए सोचा कि घर की सफाई कर दूं। माँ जी, दिवाली की सफाई में सबसे ज्यादा मजा तो मुझे मेरे मायके में आता था। मेरी दोनों सहेलियां आरती और वर्षा अक्सर दिवाली पर मेरे घर आया करती थी और मेरे साथ दिवाली की सफाई करवाती। अरे तुम दोनों इतनी सुबह सुबह? मैडम की याददाश्त कमजोर हो गई है, भूल गई क्या, कुछ दिनों में दिवाली है और तूने तो कहा था कि आज तू दिवाली की सफाई करेगी, तो हमने सोचा कि हम भी तेरे साथ मिलकर दिवाली की सफाई करें। लेकिन तुम लोग कैसे? मेरा मतलब कि तुम्हारे घर में हर एक काम के लिए नौकर हैं और तुम यहाँ मुझ गरीब के साथ मेरे घर की दिवाली की सफाई करवाओगे? अच्छा, तो अब हमारी दोस्ती में अमीरी गरीबी भी आ गई? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अगर तेरे कहने का मतलब ये नहीं था तो हमें अंदर आने दे और सफाई करने दे। वर्षा और आरती तीनों ही बचपन की सहेलियां होती हैं। आरती और वर्षा दोनों एक अमीर परिवार से होती हैं, वहीं मानसी एक गरीब परिवार से होती है। लेकिन शादी से पहले अपने दोस्तों के साथ बिताए पलों को याद करते करते मानसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता नहीं मेरी दोनों सहेलियां कैसी होंगी। अरे बहू, तेरी दोनों सहेलियां बहुत खुश होंगी और तुझे याद कर रही होंगी। जहां एक तरफ मानसी अपनी दोनों सहेलियों को याद कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ मानसी की दोनों सहेलियों का भी यही हाल होता है। वर्षा, तुम्हें याद है कि हम कैसे शादी से पहले अक्सर तीनों मिलकर दिवाली की शॉपिंग साथ में किया करते थे? नहीं नहीं वर्षा, आरती जिद मत करो। ये ड्रेस देखो, पूरे 20,000 रुपए की है। इतना महंगा लहंगा तो हमारे यहाँ शादी में दुल्हन भी नहीं पहनती। जितनी महंगी ड्रेस तुम दोनों मुझे दिवाली पर दिला रही हो। कहा ना एक बार तुम यही ड्रेस पहनोगी, इस ड्रेस में तुम कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हो, और हम दोनों की ड्रेस भी तो बिल्कुल ऐसी है। हम तीनों दिवाली पर क्यूटिंग लगेंगे। हमारी क्यूटिंग के चक्कर में तुम दोनों का पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। होता है तो हो जाने दो, तुमसे बढ़कर नहीं है, समझी? सच में यार, वो भी क्या दिन थे। आरती, मैं सोच रही थी क्यों ना इस दिवाली पर हम मानसी और उसके ससुराल वालों से जाकर मिले। वैसे भी हमें मानसी से मिले हुए 1 साल होने को आ गया और शादी के बाद ये हम तीनों की पहली दिवाली है। दैट्स ग्रेट आइडिया। वर्षा, तो इस साल की दिवाली हम तीनों सहेलियां आपस में मिलकर बनाएंगी। एक तरफ आरती और वर्षा दिवाली पर मानसी से मिलने के लिए एक्साइटेड होती हैं, वहीं दूसरी तरफ विश्राम जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो जानते हैं ना हमारे अभी घर के हालात कैसे हैं। ऐसे में हम आपको किराया कहाँ से दें? हमें कुछ और दिन की मोहलत दे दीजिए, हम जल्दी आपको सारा किराया दे देंगे। दिवाली का त्योहार भी सर पर है, ऐसे में हम लोग कहाँ जाएं? मुझे कुछ नहीं पता। तुम लोगों को मैं 4 महीने से मोहलत दे रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं। अगर शाम होने से पहले तुम लोगों ने मकान खाली नहीं किया तो तुम तीनों को धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगा और 4 लोगों में बेइज्जती होगी, सो अलग से। तो अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, इज्जत से निकलना चाहते हो या बेइज्जती से? मानसी और उसके घर वालों के पास किराए के पैसे नहीं थे, इसलिए ना चाहते हुए भी उन लोगों को अपने किराए का घर खाली करना पड़ता है। ठंड का मौसम होता है और बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। इन ठंडी हवाओं से ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ही देर में बर्फ गिरने वाली है। बाहर तो बहुत ज्यादा ठंडी है और ऊपर से उस मकान मालिक ने हमें हमारा सामान भी नहीं लेने दिया। अब हम ये सर्द रात कहाँ गुजारेंगे? माँ, या पीछे ही एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, लेकिन कुछ दिनों से वो काम बंद है। वहाँ पर बड़े बड़े पाइप रखे हुए हैं। हम चाहें तो उन पाइपों में रह सकते हैं, कम से कम इस सर्दी से तो बच जाएंगे।
उज्जवल की बात सुन उज्जवल की माँ और पत्नी उस पाइप के अंदर जाकर रहने लगते हैं। दिवाली के त्योहार की वजह से चारों तरफ रौनक ही रौनक होती है। ना जाने ये भगवान हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करता है। एक छत का ही तो सहारा था, वो भी हमसे छीन लिया। चारों तरफ लोग दिवाली के त्योहार की तैयारी कर रहे हैं, खुशियां बना रहे हैं, और यहाँ हम लोग। छोड़िए माँ जी, जो होना था सो हो गया। आप लोग बताइए आप क्या खाएंगे, मैं खाना बना देती हूँ। खाने को कुछ होगा तो बनाओगी ना, जेब में ना पैसा है ना ही खाने को कुछ है। मकान छोड़ने के समय मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया था, मैं उसकी ही रोटियां बना देती हूँ, नमक के साथ रोटी खा लेंगे। मानसी कचरे में से कुछ लकड़ियां उठाती है और उन्हें जलाकर उस पर रोटियां बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आरती और वर्षा मानसी के ससुराल पहुंचती हैं। ये क्या, यहाँ तो ताला लगा हुआ है, लगता है कि ये लोग कहीं गए हैं। अरे बेटा, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये हमारी सहेली मानसी और उसके ससुराल वाले रहते हैं ना यहाँ पे, लेकिन ये लोग कहाँ गए हैं? बेटा, अब वो लोग यहाँ नहीं रहते, पैसे न होने की वजह से वो लोग घर का किराया नहीं दे पाए, इसलिए मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। वो लोग पास में ही एक बिल्डिंग है, वहीं पर एक बड़े से पाइप में रहते हैं। क्या? उस अम्मा की बातें सुन आरती और वर्षा दोनों ही हैरान हो जाते हैं और देरी ना करते हुए जल्दी से अम्मा को बताए हुए पते पर जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि कैसे उनकी सहेली अपनी सास और पति के साथ उस पाइप में रह रही है और नमक के साथ रोटी खा रही है। ये देख दूर खड़ी आरती और वर्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मानसी, आरती, वर्षा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हमें पता चल गया, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें बताया भी नहीं। पहले तो तुम हमें हर छोटी से छोटी चीज बताया करती थी। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। जो होना था सो हो गया, लेकिन अब तुम और तुम्हारे ससुराल वाले यहाँ नहीं रहेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ हमारे ससुराल चलिए। लेकिन कुछ नहीं, आप सब बस हमारे साथ चलिए। वर्षा और आरती मानसी और उसके ससुराल वालों को अपने ससुराल ले जाते हैं। वहीं दिवाली के दिन आरती और वर्षा मानसी और उसके ससुराल वालों के लिए मिठाइयां, नए कपड़े और पटाखे लेकर आते हैं। तुम दोनों का भगवान भला करे बेटा, अगर तुम दोनों ना होती तो ना जाने हमारा क्या होता। ऐसा मत बोलिए, खुशी के मौके पर आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। चलिए अब आप सब जल्दी से तैयार हो जाइए, हम सब मिलकर दिवाली बनाते हैं। मानसी, हमें पता है कि तुम हमसे पैसे नहीं लोगी, इसलिए हमने तुम्हारे पति उज्जवल की नौकरी हमारे पति की कंपनी में लगवा दी है, जिससे अब धीरे धीरे तुम लोगों की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहीं पास में किराए का मकान भी तुम लोगों के लिए देख लिया है। आरती और वर्षा की बात सुन मानसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन दोनों के गले लग जाती है, जिसके बाद अब तीनों सहेलियां और सारा परिवार मिलकर दिवाली का त्योहार बनाता है। माला, सारी तैयारी हो गई क्या? बहू के आने का समय हो गया है। जी आप फिक्र मत करिए, मैंने सारी तैयारी कर दी है। माला और विनोद अपनी छोटी बहू के आने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि तभी मुकेश रानी को लेकर आता है और सारे ससुराल वाले मिलकर रानी का गृह प्रवेश करते हैं। अरे माला बहन, तुम्हारी बहू ने इतना लंबा घूंघट क्यों किया हुआ है? तुम्हारे यहाँ तो घूंघट का रिवाज नहीं है। ज्योति बहन, संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है। मुझे तो लग रहा है मुझे बहुत संस्कारी बहू मिली है। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, लेकिन क्या अपनी बहू को घूंघट में ही रखोगी या मुंह दिखाई भी करोगी? क्यों नहीं बहन, बस थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली है, तब तुम जी भर के देख लेना मेरी बहू को। थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है। आओ ज्योति बहन, सबसे पहले तुम ही मेरी बहू की मुंह दिखाई करो। ज्योति जैसे ही रानी का घूंघट ऊपर करती है वैसे ही वो बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, ये क्या माला बहन, ये तुम कोयला कहाँ से उठा कर ले आई हो? तुम्हारी छोटी बहू तो बिल्कुल जले हुए कोयले की तरह है। क्या ये तुम क्या बोल रही हो? इतना बोलकर माला जल्दी से अपनी बहू का चेहरा देखती है, जिसे देखते ही माला के साथ आंचल और कोमल भी बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, माँ जी ये आपने क्या कर दिया? आप देवर जी के लिए इतनी काली लड़की को ले आई। आपने एक बार भी देवर जी के बारे में नहीं सोचा कि लोग उनका कितना मजाक उड़ाएंगे? हाँ माँ, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब मैं अपने फ्रेंड्स को क्या कहूंगी कि मेरी छोटी भाभी बिल्कुल जले हुए कोयले की तरह है। हाँ, आपने तो मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक ही कटा दी। अब मैं समझी कि तुम्हारी बहू ने इतना लंबा घूंघट क्यों कर रखा था, ताकि कोई इसका ये काला चेहरा ना देख ले। और हमें लग रहा था कि तुम्हारी बहू बड़ी संस्कारी है। माला बहन, तुम्हारी तो किस्मत ही फूट गई।
ये आपने क्या कर दिया? आप इतनी काली लड़की को मेरे घर की बहू बना कर ले आए। आज इस लड़की की वजह से मेरी और मेरे घर की इतनी बेइज्जती हो रही है। सारा मोहल्ला हम पर थू थू कर रहा है। मैं इतनी काली लड़की को अपनी बहू नहीं मान सकती हूँ। आप अभी इसे घर से निकाल दीजिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो माला? रानी अब इस घर की बहू है और वो इस घर में ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। अगर तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी है तो तुम घर को छोड़कर चली जा सकती हो। हाँ माँ, पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रानी जैसी भी है मेरी पत्नी है। अगर रानी इधर घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। मैं भी रानी के साथ ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अपने बेटे और पति की बात सुनकर माला को ना चाहते हुए भी चुप रहना पड़ता है और शादी को मंजूर करना पड़ता है। लेकिन माला आंचल और कोमल रानी को उसके काले रंग की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो तीनों दिन रात उससे घर का सारा काम कराते और ताने देते। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और एक दिन। क्या हुआ रानी, तुम सुबह से ही उल्टी कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक बात बताना चाहती थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या सच में रानी तुम माँ बनने वाली हो? रानी की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मुकेश और विनोद तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन आंचल, कोमल और माला के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं दिखाई देती। प्रेगनेंसी की हालत में भी वो तीनों रानी से ही घर का सारा काम करवाते हैं। अरे ओ महारानी, तू यहाँ आराम कर रही है और वहाँ इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, इन्हें कौन धोएगा? तेरी माँ या तेरा बाप? माँ जी, मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लूं। आई बड़ी आराम करने वाली, चुपचाप जा सारे कपड़े धो जाकर। लेकिन माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ, नखरे देख रही हो इसके? काला रंग होने पर भी इसमें कितने नखरे हैं। कोमल, भाभी और माँ, आप तीनों क्यों मुझे हमेशा मेरे काले रंग के लिए ताने देते हैं? क्या काला होना कोई पाप है? रानी इतना बोल ही रही होती है कि तभी गुस्से में आंचल रानी के बाल पकड़कर कहती है, हाँ पाप है। तुझे हमारे साथ इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। हम इस घर से तुझे निकाल कर ही रहेंगे, समझी? इतना कहकर वो तीनों वहां से चली जाती हैं कि तभी रानी को अचानक लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसके बाद उसका पति और ससुर उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और रानी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। बच्चा हो जाने के बाद भी माला, आंचल और कोमल के दिल में रानी के लिए जरा भी प्यार नहीं आता। अब तो वो तीनों रानी के साथ साथ उसके बच्चे को भी परेशान करते हैं। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तेज बारिश होने की वजह से गांव में बाढ़ आ जाती है, लेकिन माला का घर दूसरों के घरों के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई पर होता है, जिस वजह से उसके घर में बाढ़ का पानी नहीं आ पाता है। माँ जी देखो, गांव में बाढ़ आने की वजह से कई लोग मर गए। काश इस बाढ़ में वो रानी और उसका वो काला बच्चा भी डूबकर मर जाते तो कितना अच्छा होता। तुम सही कह रही हो। आज हमारे पास मौका है इन दोनों माँ बेटे को खत्म करने का, और ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहती। तभी माला रानी को आवाज देती है और उससे बाहर बुलाती है। जी माँ जी, बोलिए, क्या हुआ? आज तेरा और तेरे इस बच्चे का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज तेरा और तेरे बच्चे का इस दुनिया में ये आखिरी दिन है। इतना कहकर माला रानी को बाढ़ के पानी में धक्का दे देती है और उसके बच्चे को पानी के अंदर लटका देती है, जिस वजह से रानी डूबने लगती है और कहती है, माँ जी, भगवान के लिए मेरे बच्चे को मत मारिए। इस मासूम ने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें इस घर में तू और तेरे से जुड़ी कोई भी चीज नहीं चाहिए, समझी? माला रानी के बच्चे को पानी में छोड़ने ही वाली होती कि तभी वहाँ विनोद और मुकेश आ जाते हैं। मुकेश अपनी पत्नी को डूबता देख बाढ़ में कूदता है और उसे बचा लेता है। विनोद भी अपनी पत्नी को धक्का देकर अपने पोते को बचा लेता है। तुम लोग इस हद तक उतर आए हो कि तुम मेरी बहू और इस मासूम बच्चे को मारने जा रहे थे। तुम लोग इंसान नहीं बल्कि शैतान हो। तुम लोगों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। तुमको तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। मुकेश, तू जल्दी पुलिस को कॉल कर। जी पिताजी। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की मेरी वजह से इज्जत जाए। अगर पुलिस हमारे घर में आएगी तो लोग क्या कहेंगे? आप पुलिस को मत बुलाइए। मैं ही अपने बच्चे को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हूँ। रानी की ये बातें सुन उन तीनों को अपनी गलतियों का एहसास होता है, जिसके बाद वो तीनों रानी से माफी मांगते हैं। रानी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी गलती के लिए तो हमें भगवान भी माफ नहीं करेगा। हाँ भाभी, हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपनी घमंड की वजह से आपको और आपके बच्चे को मारना चाहा। हमें माफ कर दीजिए। हमने आज तक तेरे साथ इतना बुरा ठीक नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी तूने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया और आज इस हरकत के बाद भी तूने हमें पुलिस के हवाले नहीं किया। आप लोगों को मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आप तीनों को माफ कर दिया है। आप लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है।
गलती इंसान से ही होती है, भगवान से नहीं। हर किसी को उसके जीवन में सुधरने का दूसरा मौका मिलना चाहिए। रानी की बातें सुन उन तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों पूरे तरीके से सुधर जाते हैं। अब रानी और उसका बच्चा खुशी खुशी सबके साथ रहते हैं।